इन्होंने परिवार का मजाक का पात्र बना दिया। किस तरह के घिनौनी ये राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से कैमरा पे वो नौटंकी कर रहे थे। सबने थू थू किया कि भाई आप अपने पिता की मृत्यु का आपने मजाक बना दिया। कैमरा लेके कहीं घुसने का मतलब क्या है? दिखावा। यही कैमरा आप वो जो घटना घटा कोमल पासवान जी के यहाँ, वो कैमरा लेके वहां क्यों नहीं गए? जिस हेलीकॉप्टर में आप सहरबंदी में लैंड किए, उसी हेलीकॉप्टर में बड़ी माँ को बैठा के पटना लेके आते, इलाज उनका कराते हैं। हेलीकॉप्टर पर लैंड किए हैं, अंदर गए हैं, हेलीकॉप्टर पे चढ़े और वापस आ गए, फोटो खिंचा गया। बस हो गया, मुद्दा हो गया ना। तेजस्वी यादव जी पे इल्जाम लगाया कि मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को गाली दिया। तेजस्वी यादव ने मेरी माँ को गाली दिया। रामविलास जी की जो पहली पत्नी हुई राजकुमारी देवी, वो दस्तखत करती है, सिग्नेचर करती हैं राजकुमारी जी? वो सिग्नेचर नहीं करती हैं, वो अंगूठा लगाती हैं। तो एफआईआर में सिग्नेचर कैसे? हमने यही कहा, फर्जी एफआईआर है। जो चिराग भैया ने पूरे दलित समाज के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर जो एफआईआर किया है, ये पूरे दलित समाज के ऊपर तमाचा है। तो आप बताइए सर कि पशुपति पारस जी की बेनामी संपत्ति कितनी है? हम नहीं बोल रहे हैं, चिराग भैया बोल रहे हैं। वो जो घड़ी पहनते हैं ना, रिसर्च करके हमको दाम बता दीजिएगा। होगा 2-3 लाख की घड़ी है उनका। 3 लाख का नहीं है, 70-80 लाख का है। हाँ? 50-50 लाख का घड़ी है। हम हुजूर बोलते हैं सबके सामने। देखिए, चाहे जितने भी दलित पार्टी के नेता हों, वो सब जितने अगड़ी जाति के पत्रकार हों, उनको इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं, अपने इवेंट को कवर करवाते हैं, और व्यूज टूज जाता भी नहीं है। दलित लोग को आप लोग पूछते नहीं है, दलित पत्रकार, बहुजन पत्रकार को। रामविलास पासवान जी की घर की लड़ाई सड़क पे आ गई है, और इस पर उम्मीद नहीं थी कि चिराग पासवान भी बयान देंगे। पहले ही राजकुमारी देवी, जो चिराग पासवान की बड़ी माँ हैं, वो एफआईआर करती हैं रामचंद्र पासवान जी की पत्नी यानी प्रिंस पासवान जी की माता जी पर, और पशुपति पारस जी की पत्नी पर, कि हमको घर से निकाल दिया गया, मतलब मेरा रूम था उससे सामान फेंक दिया गया, जेवर फेंक दिया गया, बाकी चीज़ें आप जानते हैं। और सुरक्षाकर्मी पर भी, ड्राइवर पर भी आरोप लगाए गए। तो पासवान जी के घर का मामला थाने में पहुंच गया, मीडिया में आ गया, और अब चिराग पासवान जी से तो ये उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे थे। कम से कम बिहार की जनता और जो दलित समाज के लोग ये नहीं सोच रहे थे कि चिराग भी इस पर बोलेंगे। उनके प्रवक्ता तो बोल ही रहे थे। चिराग जी ने कह दिया है कि हाँ हाँ करिए बंटवारा, जितनी नामी बेनामी संपत्ति है दिल्ली में, यहाँ वहाँ, पशुपति पारस जी को लेके बोल रहे थे, उसमें बंटवारा होगा। तो प्रिंस पासवान जी हमारे साथ हैं, इनकी माता जी सुनैना देवी पर एफआईआर हुआ है, पशुपति पारस जी की पत्नी शोभा जी हैं, उन पर भी हुआ। तो घर का मामला सड़क पे लाने की क्या ज़रूरत थी? आप पूर्व सांसद हैं और चिराग पासवान मंत्री हैं, और इतना बड़ा पॉलिटिकल घराना आपका, हमको नहीं लगता पूरे देश में किसी एक घर से 5 सांसद हुए होंगे। पूरे भारत में हम बता रहे हैं, किसी अगड़ी जात ओबीसी किसी भी समाज में आप देख लीजिए कि एक घर से 5 सांसद हुए होंगे, और दामाद को जोड़ लें तो 7-6 सांसद हो गए। तो जिस घर से 6-6 सांसद हो, उस घर की लड़ाई सड़क पे आ जाए, ताने में चल जाए, कितने दुखद बात है। तो सर, आप लोग अपने घर की लड़ाई घर पे क्यों नहीं रखे? अब ये तो आप वो बताएं, उनको राजनीति लाभ इसमें दिखता है। जिस तरीके से पिछले 5 साल में वो घर की बातें, घर की लड़ाई सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए, उनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। भैया का, चिराग भैया का सिंपल सा फंडा है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का सहानुभूति हमको मिल जाए और हम बल्ले बल्ले रहें। आप घटनाक्रम आप देख लीजिए, घटनाक्रम 2020 से आप देखिए। 2020 में जिस तरीके से बड़े पापा का देहांत हुआ, और बड़े पापा का देहांत के बाद हम लोगों ने नखबाल भी हमारा नहीं हुआ, हमने शरात कर्म भी नहीं किया, और उसके पहले उनकी मृत्यु को किस तरीके से वोट बैंक में बदला जाए, किस तरीके से उनकी मृत्यु को भंजाया जाए, ये आप सबने देखा। किस तरीके से कैमरा पे वो नौटंकी कर रहे थे, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। सबने थू थू किया कि भाई आप अपने पिता की मृत्यु का आपने मजाक बना दिया। उसके बाद आप आइए, जब चुनाव हो रहे थे, जब चुनाव हो रहे थे 2020 के, तो यही मुख्यमंत्री थे उस वक्त जिसके खिलाफ में भैया ने मोर्चा खोल रखा था। किस बात का मोर्चा खोल रखा था? यह उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने मेरे पिताजी का, रामविलास पासवान जी का, मेरे पिताजी का अपमान किया है। वो पैर पकड़ रहे थे और उन्होंने पैर झटक के उनका अपमान किया है। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, उन्हें जेल भेजूंगा। 7 निश्चय योजना में घोटाला हुआ है, बिहार में घोटाला होता है, नल जल में घोटाला हुआ है, मैं उनको जेल भेजूंगा। मेरे पिता का अपमान उन्होंने किया है, मैं उनको माफ नहीं करूंगा। तो आज ऐसा क्या हुआ कि उसी व्यक्ति का वो पांव छू रहे हैं, गले लगा रहे हैं?
उनको बोलते थे कि मानसिक रूप से बीमार है, इलाज कराने की जरूरत है। हम एक ऐसे मुख्यमंत्री पर बिहार की जनता को नहीं छोड़ सकते जिनकी मानसिक देखिए, स्थिति। बिहार तो राज्य बन गया है। एक बीमारू सरकार, एक बीमार व्यक्ति बिहार को चला रहा है। उसके बाद दूसरा घटनाक्रम आप देखिए 2024 का। 2024 में जब चुनाव था लोकसभा का, इन्होंने फिर से ये हथकंडा अपनाया, चिराग भैया ने। उस वक्त इल्जाम किस पे लगाया? तेजस्वी यादव जी पे इल्जाम लगाया कि मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को गाली दिया, तेजस्वी यादव ने मेरी माँ को गाली दिया। अब आइए आज के दिन, आप कहाँ चुनाव है? पूरे बिहार में पूरे होना। बिहार में चुनाव है। अलौली से उन्हें चुनाव लड़ना है। अलौली से कौन चुनाव लड़ेंगे? भैया चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपने आदमी को चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर आप सारा मुद्दा आप कैसे बदनाम किया जाए। हमने जब पार्टी का संगठन, हम लोग हर जिला में जाके हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करने लग गए, जिस तरीके से दलित का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, जिस तरीके से दलित हमारे सामने आके ये बोलता है कि बिहार में दलित विरोधी सरकार चल रही है, अब बिहार में एक बदलाव की हवा चल पड़ी है, इससे ये बौखला गए हैं। और ये जितना भी प्रकलन आप देख रहे हैं, सरबंडी वाला, बड़ी माँ वाला, ये सब का सब उस बौखलाहट के वजह से हुआ है। ये सब प्लांटेड स्टोरी है। तो अब बताइए, वो तो स्टोरी पे स्टोरी गढ़ते हैं। एक नया फिल्म चल रहा है 2-3 दिन से। एक चीज बताइएगा, रामविलास जी की जो पहली पत्नी हुई राजकुमारी देवी, वो दस्तखत करती है, सिग्नेचर करती हैं राजकुमारी जी? नहीं, वो सिग्नेचर नहीं करती हैं, वो अंगूठा लगाती हैं। तो एफआईआर में सिग्नेचर कैसे है? हमने यही कहा, फर्जिया एफआईआर है। उस एफआईआर को करने के लिए, उस कंप्लेन को करने के लिए कौन लोग गए थे? आप इस तरीके से देखिए ना। परिवार में जब झगड़ा होता है, परिवार का लोग जाके कंप्लेन करता है कि पार्टी का लोग जाके कंप्लेन करता है, वो भी पटना से आके टाइपिंग किया हुआ है और टाइप किया हुआ है, और वहां जाके कंप्लेन ये लोग किया है, और हमारी माँ पे कंप्लेन किया है, हमारी मजली माँ पे कंप्लेन किया है। आप एक बात बताइए, जब यही हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग इतनी गंदी राजनीति ये लोग करने लग गए हैं, जब परिवार के महिलाएं, बेटियों पे ये लोग आ गए हैं, तो हमें आज बोलना पड़ रहा है। हमने आज तक ये सारी बातें नहीं बोली। आप एक चीज हमको समझाइए, आज इन्होंने कंप्लेन कराया, एफआईआर कराया मेरी माँ के ऊपर, क्यों? इनका कहना है कि वहां जाके एक कमरा में ताला मार दिया गया, इस वजह से कहा गया। हमको ये बताइए, जब यही स्वर्गीय हमारे नेता, उनकी जब दूसरी शादी हुई थी, तब उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं कराया है? तब कोई कंप्लेन नहीं हुआ। हाँ, राजकुमारी देवी चाहती तो कर सकती थी कि उस वक्त कोई कंप्लेन नहीं हुआ, उस वक्त उनको आपत्ति नहीं थी दूसरी शादी से। लेकिन आज जिस घर में मेरी माँ का हक है, उनका ससुराल है, वहां वो जाती हैं, तो उनको इस बात से कंप्लेन, इस बात का दुख हो रहा है कि ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। अच्छा सर, हम एक बात बोलते हैं, समझिए कि मानवता के नाते बोल रहे हैं। राजकुमारी देवी जी का तो जीवन ही कष्ट है जी, उनका संघर्ष है, दुख में जीवन। जैसा कि हम बोले भी हैं पहले कि उनके माता पिता जब वो जन्म ली होंगी तो नाम रखे राजकुमारी, कि बेटी बड़ी होगी तो शादी होगी तो रानी की तरह रहेगी। लेकिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि उनके पति ने उनका साथ छोड़ दिया, दूसरी शादी कर लिए, और उसके बाद की भी कई कहानी है कि मिलने नहीं दिया गया रामविलास पासवान जी से। पता नहीं तलाक हुआ कि नहीं, तलाक होता तो कंपनसेशन मिलता, उनको कुछ राशि मिलती, पेंशन मिलता, वो सब भी सुनते हैं कि रीना जी को मिलता है। तो उनका तो जीवन संघर्ष भरा रहा, और अब कुछ दिन की जिंदगी है राजकुमारी जी की, तो आप लोग काहे नहीं छोड़ दी कि रहिए बड़ी माँ? अरे वो तो हमारी बड़ी माँ है। हम तो अपनी ताला लगाने हम अपनी माँ को मम्मी बोलते हैं, हम उनको बड़ी माँ बोलते हैं। हम तो आज तक उस घर में, हम लोग तो हर साल दादाजी के बरसी पे जाते हैं, वहाँ आराम से रहते थे, खाते पीते थे, अच्छे से सब कुछ रहता था। जिंदगी भर तो वो वही सब कुछ देखी, जो भी खेत खलियान है, जो भी वहाँ पे जो चीज़ है, प्रॉपर्टी, सब कुछ वो देखिए। कल भी वही देखे, आज भी वही देखे भाई, हम लोगों को क्या आपत्ति है? अरे बड़ी माँ है, उनका पूरा हक बनता है। लेकिन आप समझिए, क्रोनोलॉजी को आप समझिए। ये जो 2025 का चुनाव है, ठीक है, 2025 का चुनाव, अलौली विधानसभा से हमारे मजले पापा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां से कई बार विधायक रहे, करीबन 7-8 हाँ विधायक रहे वहां से। ये उनका क्षेत्र है। रामविलास पासवान जी पहली बार वहीं से विधायक बने थे, उनका क्षेत्र है। अब क्योंकि हम लोग ने गतिविधि शुरू कर दिया है, राजनीतिक गतिविधि शुरू कर दिया है, सरबन्नी में हम लोगों ने आना जाना, जो पहले साल में 10 बार जाते थे, अब महीने में 10 बार जाते हैं, वो गतिविधि शुरू हो गई है। हमारा कोई लोकसभा तो है नहीं कि बिजी है, अब वहाँ ज़्यादातर जाना होता है, मेरा भाई वहाँ जाता है। तो ये चीज़, अब इस क्रोनोलॉजी को समझिए, ये चीज़
इनको पच नहीं रहा है कि भाई वहां पे ये दोबारा कैसे जा रहे हैं। वो तो हमारी बड़ी माँ तो भोली भाली है, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको इन्होंने इसी झांसे में लेके किया है। लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है, देख रही है, इनको इन्हीं के हिसाब से जवाब मिलेगा। अच्छा, एक कोमल पासवान पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी लोजपा के नेता, लोजपा रामविलास के नेता के द्वारा, उनके बेटा के द्वारा, नेता के बेटा के द्वारा। उसमें चिराग पासवान दुर्घटना लिख दिए, तो पूरे 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 बिहार के पासवान आक्रोशित थे चिराग पासवान पर कि ऐसा चिराग पासवान कैसे लिख सकते हैं। उनकी पार्टी के नेता के बेटा ने हमारी जाति की एक बच्ची पर गाड़ी चढ़ा दी, और चिराग पासवान की फेसबुक और ट्विटर पे बोला जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, उनके हाँ गए थे, पशुपति जी गए थे, चिराग पासवान नहीं गए, ऊपर से एक्सीडेंट लिख दिए। तो इसमें पासवान समाज में आक्रोश था, तो क्या इस आक्रोश को कम करने के लिए माँ का सहारा लिया गया, बड़ी माँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो स्क्रिप्ट इनका जो हमेशा तैयार रहता है, हर एक चीज को ये स्क्रिप्टेड तरीके से चीजें करते हैं, मीडिया में उस तरीके से रखते हैं। जिस तरीके से ये अपने आप को दलित के नेता कहते हैं, ये बस कहने को है। जहां पहले से भीड़ होगा वहां चले जाएंगे और कहेंगे ये भीड़ हमें देखने के लिए आई है। नहीं, चिराग जी में भीड़ आती है, ये आप समझिए। हमने भी कल अररिया में सभा किया था, वहां 10,000 लोगों का भीड़ था। आप जाके रिपोर्ट ले लीजिए। हमको पहले न बोलते हैं, यह दिक्कत है हुजूर, हम हुजूर बोलते हैं सबके सामने। देखिए, चाहे जितने भी दलित पार्टी के नेता हों, वो सब जितने अगड़ी जाति के पत्रकार हों, उनको इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं, अपने इवेंट को कवर करवाते हैं, और व्यूज टूज जाता भी नहीं है। दलित लोग को आप लोग पूछते नहीं है, दलित पत्रकार, बहुजन पत्रकार को, तो कैसे आप 10,000 आदमी कौन देखा, कौन देखा, कहाँ देखा? आप देखिए ना, हम ट्वीट किए हैं। और चिराग जी, सुनिए जरा से जोड़ देते हैं सर, चिराग जी में भी क्या है, चिराग जी गए शहर बन्नी, माता जी से मिले, लग रहा है इवेंट हो गया। अच्छा, शहर बन्नी गए, पूरा हेलीकॉप्टर लगता है गया था क्या? हाँ, पूरा मीडिया धुआंधार, इसमें आप लोग पीछे रह जाते हैं पीआर करने में। आप कोई अपने घर को भी गए, पशुपति अपने घर जाए और कैमरा लेके घुसे। हम अपनी माँ से जितने बार मिले कैमरा लेके घुस के मिले, हम अपने पापा से मिले कैमरा लेके घुस के मिले, हम अपने पिताजी का पूजा पाठ करते हैं रोज, तो वो कैमरा लेके हम घुस के मिले, हम कहीं भी जाएं कैमरा लेके घुस के मिले। तो आप तो बता रहे हैं क्या वो करना क्या चाहते हैं? तो मोदी जी भी अब वो करना, दूसरा आदमी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? कैमरा लेके कहीं घुसने का मतलब क्या है? दिखावा, यही है ना। हम दिखाना चाहते हैं, आप चीजें और दिखाइए ना, दिखाने के लिए तो आपके पास बहुत चीजें हैं, लेकिन जो मुद्दा का चीज है यही कैमरा। आप वो जो घटना घटा कोमल पासवान जी के यहाँ, वो कैमरा लेके वहां क्यों नहीं गए? आप कहते हैं कि हमारी बड़ी माँ का तबीयत खराब हो गया, तो आप डॉक्टर को लेके क्यों नहीं गए? जिस हेलीकॉप्टर में आप शहरबन्नी में लैंड किए, उसी हेलीकॉप्टर में बड़ी माँ को बैठा के पटना लेके आते, इलाज उनका कराते। इतने सालों से बड़ी माँ गाँव में क्यों है? उतने सालों में बड़ी माँ ने शहर का चेहरा क्यों नहीं देखा, दिल्ली का चेहरा क्यों नहीं देखा? इस सब का जवाब पूछिए उनसे जाके। लेकिन जब यही राजनीति लाभ लेना होता है, गांव तो हम बहुत बार जाते हैं, कोई मीडिया को लेके जाते हैं, भाई मेरा गांव है, हम दिखावा करने के लिए जाएंगे वहां पे, मेरा घर है, हम दिखावा करने के लिए जाएंगे। लेकिन ये जब जाते हैं तो मीडिया को लेके जाते हैं कि भाई देखो हम कितने हितैषी हैं। और साल में कितने बार जाते हैं गाँव? अभी जो गए 45 मिनट रुके हैं, हेलीकॉप्टर पर लैंड किए हैं, अंदर गए हैं, हेलीकॉप्टर पे चढ़े और वापस आ गए, फोटो खिंचा, बस हो गया, मुद्दा हो गया ना। राजनीति लाभ हमको ले लिए, अब राजनीति आप ले लिया, हमारा काम खत्म, तुम अपने जगह जाओ, हम अपने जगह जाए। बड़ी माँ के साथ इतने वर्षों में हुआ क्या है? यही हो रहा है। एक चीज पूछते हैं, अब उस चिराग जी खोलिए दिए हैं, तो आप बताइए सर कि पशुपति पारस जी की बेनामी संपत्ति कितनी? हम नहीं बोल रहे, चिराग भैया बोल रहे हैं। मंत्री तो वो रहे, वर्तमान में मंत्री वो हैं। जिस तरीके से स्टील फर्टिलाइजर मंत्रालय था और उनका उसमें क्या योगदान था सब जानते हैं। जिस तरीके से बड़े पापा जब एफसीआई के मंत्री बने, उनका योगदान किस तरीके का मंत्रालय में था, ये कोई दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। बेनामी संपत्ति का वो बात करते हैं तो संपत्ति तो थोड़ा सा अलग रखते हैं भैया का। वो जो घड़ी पहनते हैं ना, घड़ी पहनते हैं, आप पिछले 10 वर्षों का आप ना उनका फोटो वीडियो निकाल के देख लीजिए, जो भी घड़ी वो पिछले 10 वर्षों में उन्होंने पहना हो, उसका आप पत्रकार हैं, रिसर्च करके हमको दाम बता दीजिएगा। होगा 2-3 लाख की घड़ी है उनका। 2-3 लाख का नहीं है, 70-80 लाख का है, 50-50 लाख का घड़ी है। चिराग भैया कितना घड़ी पहनिए, आप देखिए ना, आप पत्रकार साथी है ना,
आप रिसर्च करिए ना एक इस बार विषय चर्चा पर। चली थी 3 लाख की कितना का अरे आप रिसर्च करिए ना, आप बोलेंगे गिफ्ट में मिला है। बस हो भाई, ऐसा दोस्त सबको मिले जो कि करोड़ों का घर ही गिफ्ट करे। अरे बेनामी संपत्ति का ही बात कर रहे हैं तो हमको तो कहते हैं लिस्ट निकाल दीजिए, आप ही हमको बता दीजिए कहाँ कहाँ पे है, मंत्री कौन रहा है इतने वर्षों तक। अरे अच्छा इतने- एक चीज है एक कि सेकंड, हाँ सर, इतने वर्षों तक केंद्र में मंत्री कौन रहे, रामविलास जी खत्म बात है। मंत्रालय कौन चलाते थे, हैं? कोई दुनिया से छिपा हुआ है? संगठन पशुपति जी चलाते थे। संगठन बिहार में मझले पापा हमारे पशुपति कुमार पारस जी, वो हमेशा बिहार की उन्होंने राजनीति की। वो पहली बार केंद्र में गए एमपी बन के, जब बड़े पापा ने उनसे कहा कि तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो, बड़े पापा ने कहा तो मझले पापा गए। इसके पहले हमेशा बिहार में रहे वो। तो बेनामी संपत्ति वहां ज्यादा है। अरे वो तो बताए ना, वो हम तो कह रहे हैं, वो तो छोड़िए प्रॉपर्टी का दूर का बात है, घड़ी का हिसाब किताब दे देना। नहीं ये सब निजी, कोई 1 लाख का घड़ी पहने 10 लाख का, ये सब दलित नहीं 10 लाख के घड़ी पहनेगा सर। क्या नहीं पहनेगा? दलित 1 करोड़ का घड़ी पहने, 20 करोड़ का घड़ी पहने, लेकिन अपने मेहनत का पहने ना, है? मंत्रालय का नहीं पहने, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो अब एक चीज पूछते हैं कि ये सब घर का बात खत्म किया काहे नहीं जाता है। अच्छा दोनों भाई मिल बैठ के जब बंटवारा भी होगा आपका घर का, अब बात सड़क पे आ गई तो हम क्या बोले, हमको खराब लगता है। हमको बताइए बंटवारा क्या, पूछने में खराब लग रहा है सर। बंटवारा किया, बड़ी माँ का सब है, रखे ना बड़ी माँ। कौन बंटवारा का बात कर रहा है? चिराग भैया काहे बंटवारा का बात कर रहे हैं वो, हैं? इतने साल से बड़ी माँ है, कोई दिक्कत हो रहा है? क्यों बंटवारा होना चाहिए? बड़ी माँ बोले हैं। हैं? आप समझिए ना, जब वही लोग चाह रहा है तो हम क्या करें भाई? हमको है बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, हमको क्या करना है भाई? आपका संपत्ति आप लीजिए ना, हमारा क्या झगड़ा है? झगड़ा तो आपका है, समझिए। झगड़ा किसका है? गांव में झगड़ा आप खेती करल जाइएगा वहाँ। वही आप समझिए ना इस बात को, झगड़ा हमारा नहीं है, झगड़ा उनका है। आप इस बात को समझिए, झगड़ा उनका है, उनको बंटवारा करना, हमको नहीं करना है। हम तो कह रहे हैं बड़ी माँ है, बड़ी माँ जिस घर में रही है पूरा हक से रहे, कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो तालवत लगाएं आपकी माता जी। अरे हमारी माता जी जिस वक्त गई ना, और चुनाव का वक्त है 2025 का चुनाव, हमारी माँ तो कई साल वर्षों से जा रही है। अच्छा। हम भी कई वर्षों से जा रहे हैं। जिस घर का, वो जिस कमरे का बात करे उसी कमरा में हम सोते हैं, उसी कमरा में रहते हैं। चुनाव, हम क्रोनोलॉजी घटनाक्रम आपको समझा रहे हैं। सब चुनावी खेला, जब सब चुनावी खेला है, चुनाव जहां जहां पास आता है, किसी एक व्यक्ति को पकड़ के उस पे इल्जाम, उस पे गाली, उस पे गलोच, ये सब करना है। आप माता जी को लेके जाइए ना दिल्ली में, अच्छे से रखिए, अच्छे से इलाज करिए, अच्छे सब कुछ करिए, कौन रोक रहा है उनको? एक चीज बोलते हैं, खराब लगता है बोलने में। आप अच्छा, आप बड़ी माँ के आप कौन हुए रिश्ते में? हम लोग के यहाँ जाओ तो बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या, आप लोग की भाषा में बड़ी माँ के लिए आप कौन? हम तो बड़ी माँ बोलते हैं। हाँ ठीक, हम लोग भी बड़ी माँ बोलते हैं। भतीजा बोलते हैं, भतीजा भाई की बेटे। हाँ देखिए एक चीज बोलते हैं, हम लोगों के घर में ना ये भतीजा ये सब कुछ नहीं, हम लोग के घर में बेटा बेटा है, भैया भी बेटा है, हम भी बेटा है। हमारी माँ, हम उनको मम्मी बोलते हैं, बड़ी मम्मी बोलते हैं, मछली मम्मी बोलते हैं, बड़ी माँ बोलते हैं, ऐसा हम लोग के घर में। तो आप लोग अपने खून हुए राजकुमारी जी के परिवार में। चिराग जी का नानी घर कहीं और हुआ, ये सब जानते हैं। तो आपकी ज्यादा जवाबदेही बनती है। बिल्कुल। अरे हम आप ही कहन रखते बड़ी माँ को। अरे हम तो कह रहे हैं, सही बात। अरे भाई आप सुनिए, हाँ, इसका जवाब एक सिंपल सुनिए ना। आप कह रहे हैं बड़ी माँ को हम क्यों नहीं रखते हैं? हमारी माँ एक दिन वहां रुक के आ गई, हंगामा हो गया, आप बड़ी माँ को रखने की बात करते हैं? मेरी माँ वहां गांव में क्या चली गई एक दिन के लिए, तो इतना घटनाक्रम हो गया। बड़ी माँ को हम कैसे लेके आ जाए भाई? आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? दिल्ली में हंगामा कितना मच जाएगा? हम तो कहते हैं बड़ी माँ को, पूरा घर खुला हुआ है, हमारा दिल खुला हुआ है, आप आइए, अभी आइए हमारे साथ। वो कहती हैं हम अभी उनको लेके आते हैं, लेकिन दर्द किसी और के पेट में होगा जो कि राजनीति लाभ लेना चाहता है। हम लोग राजनीति लाभ लेने वालों में से नहीं है इन सब चीजों से। चलिए, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं राजनीति में माँ को आगे करते हैं, और घटनाक्रम देख लीजिए। हाँ, और हम बताते हैं जिनके, चिराग जी कहते हैं जिनके माँ हनुमान हो, वो मोदी जी अपनी माँ को लाइन में लगा देते हैं पैसा के लिए। अब बताइए, कोई प्रधानमंत्री की माँ नोट के लिए लाइन में लगेगी बैंक के आगे? हाँ, तो माता का इस्तेमाल नहीं हो, और हम चाहेंगे सर केस वापस हो जाए, सब केस मुकदमा नहीं हो। आपका परिवार दलित समाज का परिवार, हम लोग बैक करवाइए FIR। क्या करे, इतना शर्मनाक घटना
ये अपने आप को दलित के नेता कहते हैं, और घर की महिलाओं के ऊपर, घर की माँ के ऊपर, घर की बेटियों के ऊपर इस तरीके का ये एफआईआर कराते हैं। इसको बैक कराइए। बैक कराइए। जो एफआईआर करने कौन गया? चिराग भैया के प्रदेश अध्यक्ष, चिराग भैया के जिला अध्यक्ष, चिराग भैया के सांसद प्रतिनिधि, ये लोग गांव जाते हैं, डॉक्टर को लेके नहीं जाते हैं, मीडिया को लेके जाते हैं, और वो नकली हस्ताक्षर करवा के फर्जी वहां पे रिपोर्ट करवाते हैं, एफआईआर करवाते हैं। ये पूरे दलित समाज के ऊपर एक तमाचा है। जो चिराग भैया ने पूरे दलित समाज के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर जो एफआईआर किया है, ये पूरे दलित समाज के ऊपर तमाचा है, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कोमल पासवान को किस तरीके से इनके पार्टी के लोगों ने रौंद दिया है। ये पूरे पासवान के मुंह पे तमाचा है, पूरे दलित समाज के मुंह पे तमाचा है ये। हम तो एक ही चीज चाहेंगे कि एफआईआर खत्म हो और परिवार में मिलजुल हो चाहे नहीं हो, पूरा दलित समाज पे लोग हंसता है, कहता मनुवादी लोग हंस रहा है, कह रहा देखो इन्होंने मजाक का पात्र बना दिया है। इन्होंने परिवार का मजाक का पात्र बना दिया। किस तरह के घिनौनी ये राजनीति कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं राजकुमारी देवी तक पता नहीं हमारी बात पहुंचती है कि नहीं, वो एफआईआर तो वही वापस लेंगी। तो हम माता जी से निवेदन करते हैं कि माता जी, ये सब गोतनी की लड़ाई है, जेठानी देवरानी की लड़ाई है, घर में रहने दीजिए। घर में बहुत लड़ाइयाँ होती है देवरानी जेठानी में आपस में, ये सब खत्म हो मामला। और एक आरोप लगता है सर कि पशुपति पारस जी की पत्नी और आपकी माता जी दोनों बहन है, सगी बहन है। हाँ, सगी बहन। तो दोनों बहन मिलकर साजिश कर दी उधर के लोगों। भाई, हमारी माता और हमारी मजली मम्मी दोनों प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं। ठीक है, आप समझिए। ठीक है, हमारे घर में इस तरीके का संस्कार नहीं है भाई। हमारे घर में हमारे नाना नानी भी मास्टर थे, शिक्षक रहे हैं। हमारे घर में हमारे मामा साहब पुलिसकर्मी, पुलिस में है। हमारे परिवार में सब सेवा, बिहार और देश को सेवा ही दिया है उन्होंने। हमारे खून में और हमारे संस्कार में इस तरीके की परवरिश और इस तरीके का संस्कार नहीं है। चलिए, तो हम फिर इनसे भी चाहेंगे, चिराग भैया से भी कहना चाहेंगे, है भैया, आप लोग के हरकत की वजह से, एक्टिविटी की वजह से दलित समाज बदनाम हो रहा है। घर की लड़ाई घर में रहने दीजिए, न थाना में ले जाइए न मीडिया में ले जाइए, बात खत्म कीजिए, एफआईआर वापस लेवाइए और ये सब मामला खत्म कीजिए। चुनाव है, चुनाव लड़िए, घर परिवार की लड़ाई को सड़क पर मत लाइए। और आप जो दर्शक वो देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।